नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मेरा नाम है ईशा मालवी। आज इस वीडियो में हम आरबीआई की फरवरी एडिशन की रिपोर्ट के बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही हम आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स में बताएंगे कि आरबीआई ने इसमें क्या बड़ी बातें कही हैं। इस बात को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रवीण शर्मा जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू ईशा। सर, सबसे पहला सवाल तो ये कि इस मंथली एडिशन रिपोर्ट में क्या खास है? देखिए, कल आरबीआई ने अपना मंथली एडिशन जारी किया। हर महीने आरबीआई एक रिपोर्ट जारी करता है। इसका नाम है स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट। ये फरवरी एडिशन है जी। इसमें आरबीआई ने कुछ बड़ी बातें कही हैं जिनको समझना सभी लोगों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए भी बेहद जरूरी है। जी। सबसे पहली बात आरबीआई ने ये बताई है कि अब जो ग्रोथ है वो देश की कहां से आएगी। जी। मसला इसमें यह था कि अब तक सरकार कैपेक्स लगा रही थी, सरकार की पॉलिसीज आ रही थी, उनके थ्रू ग्रोथ एक निकल रही थी देश में। पहली बार आरबीआई ने अब यह कहा है कि इस पूरा जो एनवायरनमेंट एक मजबूत आर्थिक ग्रोथ का है, इसकी अब अगुवाई करेगा प्राइवेट सेक्टर। जी। तो है क्या कि रिजर्व बैंक ने यह कहा है कि जो कैपेक्स है अब वो प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स उसके बढ़ने की उम्मीद है सरकार के कैपेक्स साइकिल के बाद। और प्राइवेट सेक्टर अब बुलिश है पूरे देश के आर्थिक इकोनॉमिक पूरा जो माहौल है उसको लेके। और आरबीआई ने अपने रिपोर्ट में यह कहा है कि भारत में इन्वेस्टमेंट का साइकिल रफ्तार पकड़ रहा है जी। उन्होंने ये बताया कि जो पीएलआई जैसी स्कीम है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, उसका पूरे सेक्टर पे, पूरी इकोनॉमी पे एक बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर केपेक्स के नए राउंड में आने वाला है। यानी अब केपेक्स का मतलब क्या है, प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो अब पैसा लगाएंगी ऐसे एसेट्स में जिनसे कि ग्रोथ आएगी, जिनसे लॉन्ग टर्म एसेट्स वो क्रिएट करेंगे, जिससे जॉब्स निकलेंगे, जिससे डिमांड बढ़ेगी। तो वो उसको कैपेक्स बोलते हैं। आपको अगर याद हो, बजट में भी अभी सरकार ने जब कैपेक्स का ऐलान किया तो पिछले साल 10 लाख करोड़ था, इस साल 11 लाख करोड़ का उन्होंने कैपेक्स का ऐलान किया गवर्नमेंट ने जी। सरकार ने ये भी, आरबीआई ने ये भी बताया कि निजी कंपनियों के जो इन्वेस्टमेंट के इरादे हैं वो मजबूत है, स्ट्रांग है। सर्विसेज और इंफ्रा कंपनियां कारोबारी माहौल को लेके बुलिश हैं। तो ये एक बड़ी बात आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कही है। बिल्कुल सर, तो मेरा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। मैं जानना चाहती हूँ कि बड़ी चुनौतियां क्या हो सकती है हमारे लिए आने वाले समय में। बिल्कुल, देखिए, जो स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट आरबीआई ने कल जारी की है उसमें उन्होंने कहा है कि ग्रोथ को लेके कैपेक्स से तो आएगी ग्रोथ, प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स आएगा, लेकिन उन्होंने बताया कि हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है फूड इन्फ्लेशन इस वक्त। और महंगाई की चुनौती से निपटना आरबीआई के लिए एक बड़ा चुनौती, और केवल आरबीआई के लिए नहीं, दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो इस समय ऊंची महंगाई से जूझ रहे हैं। और इस वजह से पूरी दुनिया में जो ब्याज दरें हैं वो अपने पीक पे लगभग चल रही हैं। पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि कब ब्याज दरों में कटौती होगी, चाहे अमेरिका हो या भारत हो जी। तो फूड इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा मसला है, सब्जियों की महंगाई। खाद्य इन्फ्लेशन में भी अगर हम देखें तो जो सब्जियां हैं उनकी महंगाई को लेकर आरबीआई ने फिक्र जारी की है। हालांकि कोर इन्फ्लेशन जो है, जिसमें हम फूड एंड फ्यूल इसकी इन्फ्लेशन को हटा देते हैं, उसके बाद जो सीपीआई जो कोर इन्फ्लेशन का डेटा आता है वो फिर भी अभी उसमें नरमी है। तो रिटेल इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो जैसे जनवरी में 5.1% का रिटेल इन्फ्लेशन रहा, उससे पहले दिसंबर में ये ज्यादा था, 5.7% था, नवंबर में 5.5% था और अक्टूबर में 4.9% था। यानी अगर हम अक्टूबर के मुकाबले देखते हैं तो इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन अभी भी ऊंचा है। भले ही ये बात अलग है कि आरबीआई को जो मैंडेट मिला है सरकार से वो 2% से लेकर 6% की रेंज का है। तो उस लेवल से भले कम है, लेकिन ये आरबीआई इससे लेके कंफर्टेबल अभी भी पोजीशन नहीं है। और यही वजह, अभी जब हाल में जब मॉनेटरी पॉलिसी आई थी तो आरबीआई ने उसमें रेपो रेट को 6.5% पर ही स्टेबल रखा था। तो ये एक महंगाई को लेके न सिर्फ आरबीआई परेशान है बल्कि सरकार भी परेशान है। सर, जैसे हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में फिलहाल मंदी का माहौल देखने को मिल रहा है। चीन में भी हमने ये देखा, हमने यूके में भी ये देखा। लेकिन अगर हम बात करें कि आरबीआई ने ग्रोथ, इंडिया की ग्रोथ को लेकर क्या बड़ी बात कही है इसमें, वो भी एक बार दर्शकों को बता दें। बिल्कुल, देखिए, आपने चीन के, यूके की ग्रोथ के रिसेशन की बात की। जापान में सबसे बड़ा रिसेशन का मामला है और वो एक बड़ी खबर है। और वो होता क्या है कि जब आप ब्याज दरें ऊंची रखते हैं तो ग्रोथ हमेशा कम होती है, क्योंकि लोग कंज्यूम कम करते हैं, डिमांड कम होती है। और आप ब्याज दरें ऊंची इसलिए रखते हैं ताकि लोग कंज्यूम कम करें,
जी। खपत कम हो, डिमांड कम हो, जी। जिससे कि कीमतें थोड़ी थोड़े नीचे आए। तो अब हालांकि भारत इस मामले में अगर आप देखें, और ये बड़ी एक हैरान करने वाली, चौंकाने वाली बात है कि चाहे सरकार की पॉलिसीज कह लीजिए या आरबीआई और सरकार दोनों के तालमेल को देख लीजिए कि जो ग्रोथ रेट है वो एक अच्छे लेवल पे बनी हुई है। और अभी जो एनएसओ ने जो अपना फर्स्ट एस्टिमेट जारी किया 23-24 के लिए, उसमें उन्होंने 7.3% ग्रोथ रहने की बात की है। और अगर ऐसा होता है तो ये तीसरा साल होगा जब भारत की ग्रोथ 7% प्लस होगी, क्योंकि FY 23 में 7.2% की ग्रोथ थी और FY 22 में 7% की ग्रोथ थी। यहां तक कि जो पहली छमाही थी मौजूदा फिस्कल की, उसमें 7.7% की ग्रोथ देश को हासिल हुई है। तो ग्रोथ को लेके जो बात है वो एक बुलिश माहौल है, और 24 में 7.3% की ग्रोथ रहने की एक उम्मीद है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो भारत में ग्रोथ का एटमॉस्फेयर महंगाई के बावजूद अभी एक मजबूत स्थिति में देश में बना हुआ है। बिल्कुल। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आरबीआई ने अपनी फरवरी एडिशन में क्या कहा, भारत के लिए आगे आने वाले समय में क्या चुनौतियां हो सकती है, भारत की ग्रोथ कैसी रहेगी, ये भी हमने आपको बताया। अगर आप आगे भी किसी भी टॉपिक के बारे में अगर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं या हासिल करना चाहते हैं तो हमें कॉमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताएं। हम आपके लिए ऐसी ही और भी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।